So good morning to all. Myself Dr. Veera from Maharaja Agreshan College, Jagadri. Yesterday we have discussed about the topic of primary memory, memory features, memory introduction and primary memory. In primary memory we have discussed about the metal oxide memory, or one is the semiconductor memory and other is the magnetic core memory. These were discussed yesterday. Today we will discuss the metal oxide memory, the parts of metal oxide memory. There are two parts of the metal oxide memory which is called RAM. One is the RAM, second is the ROM. One is the random access memory, second is the read-only memory. So let's start from the random access memory of the primary memory. प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे आज हम. वो है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो कम ऑन द स्लाइड शो. रैंडम एक्सेस मेमोरी So Dr. Veera, Department of Commerce, Maharaja Agreshan College, Jagadri. So RAM and ROM, that is the two parts of the primary memory. प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी है आपकी? मेटल ऑक्साइड मेमोरी, जो आपने कल मैंने आपको डिस्कस किया था. मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी थी. सेमीकंडक्टर मेमोरी में हमारा एक मेटल ऑक्साइड मेमोरी थी, और मेटल ऑक्साइड मेमोरी क्या है आपकी? प्राइमरी मेमोरी, जिसमें कौन से दो पार्ट आते हैं आपके? रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. सो टुडे वन इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है? ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, जो मदरबोर्ड पर लाई करती है, जो सीपीयू के अंदर होती है. इट इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. उसका मेन फीचर क्या है? वो है रीड राइट मेमोरी होती है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, दैट इज द रीड राइट मेमोरी. रीड राइट क्या होता है? रीड मीन्स यू कैन टेक द डाटा, यू कैन टेक द डाटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन. जब मेमोरी लोकेशन से डाटा ले सकते हैं. राइट का मतलब हम मेमोरी लोकेशन में डाटा दे सकते हैं, यानी हम मेमोरी लोकेशन से डाटा ले भी सकते हैं, मेमोरी लोकेशन से डाटा दे भी सकते हैं. तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं. हमारे पास अथॉरिटी है चेंज करने की, तो डाटा हम चेंज करके दोबारा स्टोर कर सकते हैं. स्टोरेज एरिया से डाटा ले भी सकते हैं, स्टोरेज एरिया में डाटा दे भी सकते हैं. रीड राइट मेमोरी है, यू कैन चेंज द डाटा. आप डाटा चेंज भी कर सकते हो. तो रीड राइट डाटा आप इंटरफेयर कर सकते हो मेमोरी लोकेशन में, डाटा को चेंज कर सकते हो. मेमोरी लोकेशन में आप फाइल नेम चेंज कर सकते हो, फाइल के अंदर कंटेंट्स चेंज कर सकते हो. तो रीड राइट मेमोरी है ये. इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है. इट इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू. सीपीयू के मदरबोर्ड पर लाई करती है, ठीक है. और ये चिप लगा दी जाती है सीपीयू के मदरबोर्ड पर. ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ये चिप होती है, जिसमें सीपीयू भी होता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होती है, और रीड ओनली मेमोरी की चिप भी लगी होती है उसमें. तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की आज बात कर रहे हैं. तो ये रैंडम एक्सेस इसका नाम क्यों है? पहले मैंने आपको एक बार बताया था कि डाटा असेस करने के मेथड क्या है. फीचर्स ऑफ मेमोरी में मैंने आपको बताया था डाटा को असेस करने के, मेमोरी लोकेशन से डाटा लेने के क्या मेथड हो सकते हैं. ठीक है. तो पहले मैंने आपको कहा था सीक्वेंशियल असेस मेथड, कि आपको सीक्वेंस वाइज आप मेमोरी लोकेशन से डाटा ले सकते हो. दूसरा मैंने आपको कहा था डायरेक्ट एसेस मेथड, कि डायरेक्टली किसी भी मेमोरी लोकेशन से आप डाटा ले सकते हो, लेकिन डिस्टेंस मैटर करता है. जो डाटा मेमोरी लोकेशन से दूर होगा उसमें उसको लेने में टाइम ज़्यादा लगेगा उसी चिप में, और जो लोकेशन पास होगी उसमें टाइम कम लगेगा. तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एसेस मेथड. तो मैंने कहा था कि अगर आपको सॉन्ग चलाना है किसी ऑडियो या वीडियो कैसेट से, तो आप डायरेक्टली उस सॉन्ग को चला सकते हो. ठीक है. तो डायरेक्ट एसेस मेथड, डायरेक्टली यू कैन कॉल अपॉन एनी ऑफ द लोकेशन ऑफ द मेमोरी. उस मेमोरी लोकेशन से डायरेक्टली आप उस फाइल को ले सकते हो. बस फाइल का नाम पता होना चाहिए, आप उस फाइल को ले सकते हो डायरेक्टली. तीसरा आपका रैंडम एक्सेस मेथड, ये मेन मेमोरी का पार्ट है. इसका एग्जांपल हमने लिया था मेन मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेथड क्या है? रैंडमली यू कैन कॉल अपॉन द एनी ऑफ द लोकेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी.
डिस्टेंस मैटर नहीं करता, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। असेस टाइम डाटा असेस करने का टाइम, हर मेमोरी में डाटा असेस जो टाइम है वो सेम लगेगा। यू कैन रीच ऑन एनी मेमोरी लोकेशन, इट इज एज इजी टू रीच एंड द सेम टाइम इज लोकेटेड फॉर ऑल द लोकेशन। आप किसी भी मेमोरी सेल से यानी किसी भी एड्रेस को जो है ले सकते हो। एड्रेस क्या होता है आपका? सेल, वर्ड। सेल को हम वर्ड भी कहते हैं क्योंकि एक सेल में एक वर्ड लोकेट होता है मेमोरी में, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी किस में डिवाइडेड होती है? सेल्स में डिवाइडेड होती है। और सेल्स क्या क्या होते हैं? एड्रेस होते हैं। आप किसी भी एड्रेस पर चले जाइए, आपको टाइम सेम लगेगा। आप सपोज कर लीजिए आपके कई एड्रेसेस हैं मेरे पास, कि आप कोई जगाधरी रहता है, कोई यमुनानगर रहता है, कोई छिछोली रहता है। अगर मुझे छिछोली जाना होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, और अगर मुझे यमुनानगर जाना है, जगाधरी जाना है तो टाइम कम लगेगा। लेकिन यहां पर टाइम जो है सेम लगेगा। आप कोई भी एड्रेस पर जाइए, किसी भी एड्रेस, किसी भी लोकेशन से आप मेमोरी जो है ले भी सकते हो और मेमोरी दे भी सकते हो, स्टोरेज कर भी सकते हो, स्टोरेज से डाटा ले भी सकते हो। सेम टाइम लगता है। डाटा एक्सेस टाइम इज सेम फॉर ईच मेमोरी लोकेशन, वेदर इट इज फार, वेदर इट इज नियर। ठीक है, तो एड्रेस, जिस एड्रेस पर आपको जाना है, मेमोरी में सेल्स हैं, उनके एड्रेस हैं जिनको हम वर्ड कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हर सेल के लिए आपका टाइम जो है वो सेम लगेगा। ठीक है, तो हर सेल में मेमोरी को लेना बड़ा आसान होता है और टाइम बहुत कम लगता है। असेस टाइम इज वेरी लेस टू टेक द डाटा फ्रॉम द सेल्स और मेन मेमोरी सेल्स। मेन मेमोरी के सेल से डाटा लेने में टाइम बहुत कम लगता है आपका। तो इसमें मेन बात यही है, रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस टू द वर्ड। एड्रेस टू द वर्ड, ये वर्ड आपको बार बार पॉइंट आ रहा है इसमें, रैम में आपके बुक में भी लिखा है, रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस टू द वर्ड। रैम का कोई लेना देना नहीं होता एड्रेस से या सेल की लोकेशन से, या सेल दूर है या पास है, एड्रेस दूर है या पास है उस चिप में, उसका कोई लेना देना नहीं होता। रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस टू द वर्ड। वर्ड क्या है? सेल। एड्रेस क्या है? वर्ड का एड्रेस यानी सेल का एड्रेस जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, आपके सेम टाइम लगेगा, इसलिए मेन इसका नाम इसलिए रखा गया रैंडम एक्सेस मेथड। Randomly you can call upon any of the location. Time is independent of the location of the cell. सेल की लोकेशन कोई भी हो सकती है उस चिप में। टाइम का कोई, डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है उस लोकेशन से, यानी उस डिस्टेंस से। लोकेशन कहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, छिछोली से मैं अगर लेना चाहती हूँ, आपके मिलना चाहती हूँ, मेरे को तो टाइम लगेगा ज्यादा, लेकिन कंप्यूटर में टाइम सेम लगेगा, चाहे आपका डाटा मेमोरी सेल जो है, मेन मेमोरी में सेल्स दूर है या पास है, वर्ड दूर है या पास है, एड्रेस दूर है चाहे पास है, लोकेशन दूर है चाहे पास है, टाइम इज सेम टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में डाटा एक्सेस करने का टाइम सेम लगता है हर सेल्स के लिए, हर वर्ड के लिए, हर एड्रेस के लिए। और दूसरी बात, मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कि मेन मेमोरी रीड राइट मेमोरी होती है, दूसरा मैंने बताया इंटरनल टू सीपीयू होती है, तीसरा मैंने बताया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों होती है, और चौथा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। मेन मेमोरी आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है, मींस व्हेन पावर ऑफ योर कंटेंट लॉस्ट। तो मेन मेमोरी का डाटा लंबे टाइम तक रखने के लिए, अगर उसकी लॉन्गर लाइफ रखनी है, तो आपको क्या अटैच करना पड़ता है? यूपीएस अटैच करना पड़ता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी एक इन्वर्टर अटैच करना पड़ता है जो रेगुलर पावर सप्लाई करता रहे आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को। जब तक पावर ऑन रहेगी, आपका जो डाटा है वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा, लॉस नहीं होगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा की जो लाइफ होती है वो लंबी होती है। ठीक है, कब तक? जब तक पावर सप्लाई रिटेन रहेगी, जब तक यूपीएस अटैच रहेगा और पावर सप्लाई होती जाएगी। ठीक है, और रैम जो चिप है वो मदरबोर्ड पर लोकेट हो सकती है और अलग से भी आ सकती है रैम की चिप मेमोरी की। आप मोबाइल में यूज करते हैं ना, कई बार मोबाइल में आप कहते हो कि रैम कितनी है? 8 GB, फिर कहते हो कितनी एनहांस हो सकती है इंटरनल मेमोरी, कितनी एनहांस बढ़ा सकते हो, तो आप कहते हो मेमोरी चिप भी हम इतनी लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम इंटरनल मेमोरी को हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल की मैक्सिमम इंटरनल मेमोरी क्या है? हम कहते हैं 64 GB का है जी। ठीक है, उसमें रैम कितनी है? सपोज उसमें रैम 8 GB है। ठीक है, और बाकी आप क्या कर सकते हो? आप मेमोरी चिप अटैच कर सकते हो इसमें,
उसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी। ठीक है, और जो चिप है एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं वो क्या होती है, उसको हम कहते हैं सेपरेट चिप भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो रैम दो फॉर्म में आती है कंप्यूटर में भी। एक तो होती है हमारी सेपरेट, जिसको हम कहते हैं माइक्रोचिप, डिस्क्रीट माइक्रोचिप, सेपरेट अलग से भी लगा सकते हैं, एंड इन मॉड्यूल फॉर्म। मॉड्यूल फॉर्म मींस जो मदरबोर्ड पर अटैच होती है पहले से ही, मॉड्यूल फॉर्म में भी हो सकती है रैम। ठीक है, तो ये है हमारे 4 पॉइंट मैंने बताए आपको रैम में इंपॉर्टेंट। रीड राइट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट रीड राइट मेमोरी होती है, यही डिफरेंस है रैम और रोम में। दूसरा इंटरनल मेमोरी होती है, वो रोम भी होती है आपकी इंटरनल मेमोरी। तीसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है कि टाइम कम लगता है, हर लोकेशन में टाइम सेम और कम लगता है डाटा एक्सेस करने का। और चौथा वोलेटाइल नेचर होता है इसका, रोम का नॉन वोलेटाइल नेचर होता है, रैम का वोलेटाइल नेचर होता है। अभी आज हम रैम की ही बात करें, रोम की बात बाद में करेंगे। तो वोलेटाइल नेचर होता है मीन्स अगर पावर ऑफ हो जाती है, बिजली चली जाती है, यूपीएस अगर अटैच नहीं है तो उसकी लाइफ बिल्कुल जीरो है, और अगर यूपीएस अटैच है तो इसकी लाइफ सबसे लंबी है। ठीक है, लंबे टाइम तक डाटा रिटेन हो सकता है, जब तक पावर सप्लाई रहती है इसकी लाइफ लंबी होती है रैम। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं जो रैम चिप जनरली अवेलेबल होती है, पहले कंप्यूटर में अवेलेबल होती थी, आजकल तो खैर नए कंप्यूटर और लैपटॉप आ रहे हैं तो इनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है रैम की। तो 64 MB से लेकर 16 GB तक इसकी कैपेसिटी नॉर्मली देखने को मिली है हमें। और रैम क्या होती है, जैसे कंप्यूटर में आप कहते हैं ना डाटा मुझे कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में डाटा कहाँ सेव करना है। तो ये सारी क्या है मेमोरी, जितनी भी मेमोरी होती है, ड्राइव मेमोरी है, डेस्कटॉप मेमोरी है, डॉक्यूमेंट में आप डाटा सेव करते हो, ये सारी रैम के एग्जाम्पल है। ये इंटरनल मेमोरी में डाटा सेव होता है आपका। ठीक है, तो ये 64 MB टू 16 GB तक कैपेसिटी ऑलमोस्ट होती है, जनरली होती है, बट आजकल तो 64 GB तक भी आपके लैपटॉप और कंप्यूटर आ रहे हैं जिसमें रैम 64 GB तक भी है। हम यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से रैम की कैपेसिटी होती है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो आगे हम करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसमें जो रैम और रोम दो पार्ट हैं। रैम कितने टाइप की होती है, आगे आपका चार्ट आ गया आपका जिसमें लिखा है एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब क्या है, स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब है डायनामिक रैम। दूसरा पार्ट प्राइमरी मेमोरी का क्या है, रोम चिप। दोनों चिप्स है, रैम भी एक चिप है, रोम भी एक चिप है, जो मदरबोर्ड पर अटैच होती है कंप्यूटर के। ठीक है, तो रोम के पार्ट क्या है, हम बहुत सारे पार्ट हैं, यहाँ हम 3 पार्ट लेकर चल रहे हैं। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम क्या है, रेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली रेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रैम और रोम दो पार्ट है आपके प्राइमरी मेमोरी के। रैम के 2 क्लासिफिकेशन करेंगे हम, रोम की हम 3 करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए आप रैम के ऊपर कि रैम की चिप देखने में कैसी होती है, डायग्राम आपने बनाना है। आपकी स्लाइड में ये डायग्राम शो हो रहा है, 2 डायग्राम आपके बने हैं लेफ्ट साइड पर, आप दोनों में से कोई एक बना सकते हो। और राइट साइड पर एक डायग्राम है आपका, ये जस्ट इमेज ड्रॉ की है कि देखने में चिप कैसी लगती है। डिफरेंट स्टाइल की चिप्स होती हैं, ये उनमें से एक चिप ली गई है कि रैम चिप देखने में कैसे लगती है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप दोनों में से एक डायग्राम बना सकते हो जो आपको इजी लगता है दोनों में से। ये रैम चिप का डायग्राम है जो मदरबोर्ड पर आपके अटैच होती है, यह डायग्राम बना सकते हो आप। अब वर्किंग ऑफ रैम करते हैं कि रैम चिप वर्क कैसे करती है, कैसे डाटा स्टोर होता है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है सीपीयू से। सीपीयू से पहले कौन होते हैं, हम यूजर। सारा काम सीपीयू से ही स्टार्ट होता है क्योंकि सीपीयू क्या है, वो इंस्ट्रक्ट करता है सबको, बताता है, देखता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले क्या होता है, यूजर से स्टार्ट होती है, हम लोगों से स्टार्ट होती है प्रोसेस। सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो है अपना डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर में सीपीयू देखता है कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं किसके पास, यूजर के पास। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट करता है सीपीयू, देखता है, और फिर हार्ड डिस्क को इंस्ट्रक्ट करता है
ऑर्डर देता है कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस यूजर से आए हैं उनको मेन मेमोरी में लोड किया जाए। वो अपनी मेन मेमोरी में लोड करता है हार्ड डिस्क। CPU इंस्ट्रक्ट orders the hard disk to load the data and instructions given by the user। तो हार्ड डिस्क क्या कहते हैं, रैम में, प्राइमरी मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू ने उसको दी है वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली डाटा और इंस्ट्रक्शन लोड कर देता है, स्टोर कर देता है रैम चिप में, प्राइमरी मेमोरी में। फिर प्राइमरी मेमोरी एबल हो जाती है, वो डाटा देती है किसको, फिर सीपीयू को, सो दैट फर्दर प्रोसेसिंग कैन बी डन। क्योंकि सीपीयू को प्रोसेस करना है डाटा, यानी सीपीयू में ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, उसने डाटा को प्रोसेस करना है, तो डाटा सीधा नहीं आता उसके पास, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास, ये घूम कर आता है उसके पास, रैम से उठाता है वो डाटा। सो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर ब्रॉट टू द सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर वही डाटा और इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के पास आती हैं आगे एनालिसिस करने के लिए, आउटपुट के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस आती हैं किसके पास, सीपीयू के पास। तो सीपीयू से शुरू होता है काम, सीपीयू पे खत्म होता है, यानी यूजर के साथ सीपीयू अटैच है। सीपीयू मींस कंप्यूटर है आपका, तो यूजर जो है कंप्यूटर के साथ अटैच है, सीपीयू के साथ अटैच है, और सीपीयू से खत्म शुरू होकर सीपीयू पर ही आती है बात। फिर उसके बाद रिजल्ट शुरू होता है आपका आउटपुट यूनिट में, वो भी सीपीयू इंस्ट्रक्ट करता है, फिर हार्ड डिस्क को, फिर प्राइमरी मेमोरी को। तो ये है आपका प्रोसेसिंग ऑफ रैम, हाउ रैम वर्क कैसे करती है, कैसे इंस्ट्रक्शंस लेती है, कैसे डाटा स्टोर होता है, कहां से आता है डाटा, कहां जाता है। ठीक है, रैम में क्या होता है, हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स में डाटा लोकेट होता है वर्ड की फॉर्म में। ठीक है, जो डाटा जो है सेव होता है वो किस वजह से सेव होता है, हर सेल में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो डाटा लोड करते हैं, 0 और 1 बिट्स की फॉर्म में डाटा लोड करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, वो ट्रांजिस्टर की स्टेटस को चेंज करने की उसमें कैपेसिटी होती है। कैपेसिटर कैन चेंज द स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी 0 और 1 को चेंज करता है, मेमोरी लोकेशन को चेंज कर सकता है। तो ट्रांजिस्टर डाटा स्टोर करता है, 0 और 1 बिट्स ऑफ डाटा आर स्टोर्ड इन ट्रांजिस्टर, और कैपेसिटर क्या करता है, वो चेंज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें, वो ट्रांजिस्टर के स्टेटस को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हर सेल में इनका पेयर होता है, कंबाइंड होते हैं दोनों, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से ही डाटा लोड होता है और चेंज होता है। तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर हर सेल में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैम वर्क कैसे करती है, सेल में क्या क्या होता है उसके, और डाटा एनालाइज कैसे होता है रैम के थ्रू। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। आपने अभी डायग्राम पीछे मैंने आपको चार्ट दिखाया था, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होती है और डायनामिक रैम क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे हम। ये आपकी स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम मोस्टली आपकी कैशे मेमोरी का काम करती है। कैशे मेमोरी मैंने आपको बताया था क्या, कौन सी चिप होती है, एक चिप होती है स्टैटिक रैम, एक चिप होती है जो किसमें लगा दी जाती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और किसके अंदर, मेन मेमोरी के बीच में लोकेट होती है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक नाम क्यों है, मींस डाटा रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज द पावर रिमेन्स अप्लाइड। डाटा तब तक रहते हैं, लंबे टाइम तक रहते हैं इस चिप में जब तक पावर सप्लाई होती रहती है। तो डाटा लाइफ लॉन्गर होती है स्टैटिक रैम में, यानी डाटा स्टेबल रहता है आपका। स्टैटिक रैम की चिप में जो सेल्स होती हैं उसमें 6 ट्रांजिस्टर्स का मैट्रिक्स बना होता है, यानी 6 ट्रांजिस्टर अटैच होते हैं हर सेल में। स्टैटिक रैम के हर सेल में 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो मैट्रिक्स फॉर्म में एलोकेट किए जाते हैं, यानी उसमें हर ट्रांजिस्टर में डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा दूरी पर होते हैं। मैट्रिक्स of 6 transistors are located in the each cell of static RAM and there is no capacitor। static RAM में कैपेसिटर नहीं होता हर सेल में। इसी वजह से absence of कैपेसिटर, कैपेसिटर नहीं होता, इस वजह से ट्रांजिस्टर जो है वो डाटा को रिटेन करके रखता है, उसको पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती ट्रांजिस्टर को कभी भी।
कि डाटा को रिटेन करने के लिए पावर की जरूरत होती है, लेकिन ट्रांजिस्टर को पावर की जरूरत नहीं होती है डाटा रिटेन करने के लिए। कंटिन्यूसली डाटा रिटेन रहता है इसमें। तो डाटा रिटेन रहता है, स्टैटिक रहता है, क्योंकि हर सेल में कैपेसिटर नहीं होता। जहां कैपेसिटर होता है वहां पर डाटा जो है लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं, चेंज होने के चांसेस होते हैं। यहां पर चेंज होने के चांसेस नहीं है क्योंकि स्टैटिक नाम है। ऐसी चिप जिसमें डाटा रिटेन रहेगा लंबे टाइम तक। लंबे टाइम तक कैसे रहेगा? यूपीएस अटैच रहेगा। तो इसलिए स्टैटिक रैम को रिफ्रेशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कई बार कंप्यूटर ऑन करते हो ना, 1-2 दिन के बाद, तो आप पहले उसको रिफ्रेश करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उसमें डायनामिक रैम होती है। स्टैटिक तो होती है, डायनामिक रैम भी होती है। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट हैं रैम के, स्टैटिक और डायनामिक। कुछ ऐसी भी स्टोरेज एरिया होती है, लोकेशन होती है जो स्टैटिक होती है, कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो आपकी चेंज हो जाती हैं। ये वोलाटाइल नेचर की भी होती है स्टैटिक रैम आपकी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बता दिया ओवरऑल, चाहे स्टैटिक है चाहे डायनेमिक है, वोलाटाइल नेचर की होती है, इसलिए यूपीएस अटैच करना पड़ता है। बट डाटा रिटेन रहेगा इसमें, तो आपको रिफ्रेशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा लीकेज होने के चांस स्टैटिक टाइप की रैम में नहीं होता। कैशे मेमोरी, डाटा मेमोरी में, इस चिप में डाटा लीकेज होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि हर सेल में कैपेसिटर नहीं होता इसके। जहां कैपेसिटर होते हैं वहां पर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है मेमोरी को। रिफ्रेश का मतलब क्या है कि दोबारा रीराइट होती है फाइल मेमोरी लोकेशन पर, अपनी लोकेशन पर बनी रहे वो फाइल, वो डाटा, वो रिकॉर्ड आपकी उसी मेमोरी लोकेशन पर बना रहे, चेंज ना हो। तो रिफ्रेश करते हो आप, कहीं डाटा लॉस ना हो जाए, इसलिए आप रिफ्रेश करते हो कंप्यूटर को। लेकिन यहां पर रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं। स्टैटिक रैम में डाटा रिटेन रहेगा लंबे टाइम तक, यूपीएस जब तक अटैच रहेगा। डाटा लाइफ टाइम ज्यादा होता है डाटा का, स्टैटिक रैम में डाटा लाइफ टाइम ज्यादा होता है और डाटा लीकेज के चांसेस नहीं होते। इसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम। बट स्टैटिक रैम की जो चिप है वो मदरबोर्ड पर स्पेस ज्यादा लेती है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा डाटा सेव करना है तो आपको स्टैटिक रैम की चिप ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि डायनेमिक रैम में डाटा ज्यादा स्टोर होता है। अगर डायनेमिक रैम वाला डाटा, उसी कैपेसिटी वाला डाटा आपको स्टैटिक रैम में भी स्टोर करना है तो आपको ज्यादा चिप्स लगानी पड़ती है। बट स्टैटिक रैम की स्पीड बहुत ज्यादा होती है डायनेमिक रैम के कंपैरेटिवली। स्टैटिक रैम की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि मैंने बोला है आपको, स्टैटिक रैम कैशे मेमोरी का काम करती है। कैशे मेमोरी बहुत फास्ट जो है स्पीड बढ़ाती है, डाटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा देती है सीपीयू के लिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के लिए। तो स्टैटिक रैम की स्पीड ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है, बट इसका साइज बड़ा होता है, मदरबोर्ड पर स्पेस ज्यादा लेती है अगर आपको डाटा ज्यादा सेव करना है। दूसरा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो डायनेमिक रैम की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खासियत बात क्या है कि इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी रीराइट करना पड़ता है, फाइल को दोबारा रीराइट करना पड़ता है, मेमोरी लोकेशन में दोबारा से सेव करना पड़ता है। तो आप रिफ्रेश करते हो, इसका मतलब क्या होता है, जो फाइल्स है दोबारा सेव होती हैं उसी जगह पर, अपनी लोकेशन पर ही दोबारा सेव होती रहती हैं, उसको रीराइट कहते हैं। तो 2 मिली सेकेंड, यानी सेकेंड का एक पार्ट है 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड में कितनी बार रीराइट कर सकती है? डायनेमिक रैम में रिफ्रेश होता है डाटा आपका। तो डायनेमिक रैम में जो मेमोरी सेल्स होते हैं उसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों का पेयर होता है। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर हर सेल में, एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का ये पेयर टुगेदर, इकट्ठे इनका पेयर होता है हर सेल में, इनका जोड़ा होता है हर सेल में। तो ट्रांजिस्टर तो है वो बिट्स ऑफ डाटा स्टोर करता है, कैपेसिटर भी प्रेजेंट है, तो कैपेसिटर की वजह से ट्रांजिस्टर का स्टेटस चेंज हो सकता है। जो ट्रांजिस्टर को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है वो कैपेसिटर है, जिसकी वजह से आपका डाटा लीकेज होने के चांस डायनामिक रैम में बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको इसको रिफ्रेश करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। हर थोड़ी देर बाद आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो राइट क्लिक करके भी। तो इसलिए इसी वजह से ही प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर इन द सेल, कैपेसिटर की वजह से डाटा लीकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो डायनामिक रैम चिप को आप जो है बार बार रिफ्रेश करते हो तो इसका डाटा लाइफ टाइम बहुत कम होता है, सेकंड्स में ही होता है, ना के बराबर होता है इसका डाटा लाइफ टाइम। मिली सेकेंड्स में डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार इसको। अब हम लास्ट पॉइंट करेंगे रैम का, रोम नहीं करेंगे अभी। रैम के दो पार्ट, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट है, रैम एंड रोम। आज हम रैम के दो पार्ट जो है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे। स्टैटिक रैम मैंने आपको करवा दिया, जैसे लॉन्गर डाटा लाइफ टाइम होती है इसमें, क्योंकि डाटा रिटेन रहता है इसमें जब तक पावर सप्लाई होती है। डायनेमिक रैम की जो डाटा लाइफ टाइम है वो बहुत थोड़ा होता है, मिली सेकेंड्स ही होता है, माइक्रो सेकेंड टाइप का डाटा रिटेन रहता है, आपको रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है, तब तक वो डाटा रिटेन रहेगा। तो लॉन्गर लाइफ डाटा की किस्में होती है स्टैटिक रैम में। डायनेमिक रैम में डाटा लाइफ टाइम शॉर्ट होती है, कम होती है। सेकेंड पॉइंट, स्टैटिक रैम चिप को में रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश इन स्टैटिक रैम। बट डायनेमिक रैम में रिफ्रेशिंग करने की जरूरत होती है और कंटिन्यूसली आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, स्टैटिक रैम की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है डायनामिक रैम के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये कैशे मेमोरी होती है आपकी। तो डायनेमिक रैम जो है वो स्लोअर होती है स्टैटिक रैम के कंपैरेटिवली। फोर्थ पॉइंट, स्टैटिक रैम को हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं और डायनामिक रैम को हम रैम कहते हैं। जो एक्चुअल रैम है वो यही है, प्राइमरी मेमोरी है, इसी को हम रैम कहते हैं। डायनामिक रैम को हम कहते हैं ना कि रैम टेम्परेरी होती है, इसी वजह से रैम टेम्परेरी होती है, क्योंकि इसमें डाटा लॉस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यूज्ड एज रैम, जो एक्चुअल में रैम है वो क्या है हमारी, डायनामिक रैम। फिफ्थ पॉइंट, स्टैटिक रैम लार्ज साइज की होती है ये चिप, मदर बोर्ड पर स्पेस ज्यादा लेती है, और डायनेमिक रैम कम साइज की होती है, फिजिकल साइज कम होता है डायनेमिक रैम का, छोटी चिप होती है, और छोटी चिप पर डाटा कैपेसिटी ज्यादा होती है, और स्टैटिक रैम में लार्ज साइज में डाटा कैपेसिटी कम होती है। सिक्स पॉइंट, स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव होती है। मैंने आपको पहले बताया था, जो मेमोरी ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के सीपीयू के बिल्कुल पास होती है वो एक्सपेंसिव होती है और स्पीड ज्यादा होती है उसकी। और डायनेमिक रैम ये कम एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये कैशे मेमोरी के कंपैरेटिवली सीपीयू से दूर होती है। 7 पॉइंट, हाई पावर कंजम्पशन, जिस मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है, और डायनेमिक रैम में पावर कंजम्पशन कम लगती है। 8th पॉइंट, स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर नहीं होते। इट हैज ट्रांजिस्टर्स ओनली, हर सेल में ट्रांजिस्टर होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर का मैट्रिक्स बना होता है हर सेल में, और डाटा लीकेज होने के चांस नहीं होते क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर्स में गैप होता है, डिस्टेंस होता है 6 ट्रांजिस्टर में, इसलिए डाटा लीकेज होने के चांसेस नहीं होते। 8th पॉइंट, डायनामिक रैम में इट हैज बोथ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, इनके सेल्स ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के कंबाइंड पेयर्ड से बना होता है। 9 पॉइंट, स्टैटिक रैम मोर रिलायबल है, ज्यादा विश्वसनीय है क्योंकि इसमें डाटा चेंज होने के चांसेस, लीकेज होने के चांसेस नहीं होते। और डायनेमिक रैम लेस रिलायबल है, कम विश्वसनीय है, इस पर विश्वास कम किया जाता है क्योंकि डाटा लीकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 10th पॉइंट, स्टैटिक रैम हैज लेस स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है स्टैटिक रैम की, क्योंकि एक चिप पर डाटा स्टोरेज कम होता है। अगर आपको ज्यादा डाटा स्टोरेज करना है तो स्टैटिक रैम चिप आपको ज्यादा लगानी पड़ती है मदरबोर्ड पर। और डायनेमिक रैम की एक चिप में डाटा स्टोरेज कैपेसिटी 4-5 टाइम्स ज्यादा होती है स्टैटिक रैम की एक चिप के कंपैरेटिवली। तो स्टैटिक रैम की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा स्टोर ज्यादा होता है, कम होता है स्टैटिक रैम में, डायनेमिक रैम में डाटा स्टोर ज्यादा होता है। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम।
रैम आपका फिनिश हो चुका है आज। थैंक यू टू ऑल। कल हम करेंगे रोम। तो मैं वापस आ जाती हूँ। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट आज हमने फिनिश कर लिया है, दैट इज आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। और उसके दो पार्ट हमने फिनिश कर लिए हैं, पहला है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनामिक रैम। रोम हम कल करेंगे। थैंक यू टू ऑल।